प्राचीन यानी बिहार स्पेशल बुक, प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। महेश कुमार बर्णवाल जी का यह बुक है, बिहार स्पेशल बुक, प्राचीन बिहार का इतिहास। बिहार एक समग्र अध्ययन महेश कुमार बर्णवाल जी का बुक है, उसी से आपको यह टॉपिक कराया जा रहा है। यह 5वां पार्ट है। ये जो पार्ट है पार्ट 5 है, प्राचीन बिहार का इतिहास का। ये आगे बढ़ते हैं। हम इसमें देखेंगे शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? तो शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे। शिशुनाग वंश, नाग दशक याद आ रहा है? हर्यक वंश के अंतिम राजा था। नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था और यह अत्यंत विलासी मतलब जुआ शराबी ऐशबाज और निर्बल यानी कमजोर शासक था। इसी कारण प्रजा ने विद्रोह करके उसे सत्ता त्यागने पर विवश कर दिया। समझ में आ रहा है? यानी जो शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हुई? मगध वंश। तो शिशुनाग से पहले हर्यक वंश था। मगध पे सबसे पहले हर्यक वंश बृहदर्थ था। बृहदर्थ के बाद हर्यक आया और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। इस शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हो रहा है? जो हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक है। यह हर्यक वंश का अंतिम शासक है। यह भी याद रख, किसी वंश के प्रथम और अंतिम राजा जरूर याद होना चाहिए। तो नाग दशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक है और ये इसका जो कैरेक्टर है यह किस प्रवृत्ति का है, कैसा है? तो विलासी और निर्बल है। विलासी माने ऐशबाज राजा है और निर्बल का मतलब कमजोर राजा है। और इन्हीं कारणों से जो मगध की प्रजा है, कहाँ की? मगध की जो प्रजा, मगध की प्रजा ने उसे गद्दी यानी सत्ता से क्या किया? हटने के लिए, गद्दा माने गद्दा को छोड़ने के लिए, कुर्सी को छोड़ने के लिए विवश कर दिया। क्या किया? विवश कर दिया। कहने का मतलब प्रजा ने विद्रोह किया और उसे साम्राज्य की कुर्सी से उठाकर फेंक दिया, विवश कर दिया। उसको त्याग पत्र देना पड़ा, मतलब त्यागना पड़ा, सत्ता को विवश होकर छोड़ना पड़ा। ऐसे में काशी के तत्कालीन अमात्य मतलब सेनापति यानी राज्यपाल तथा राज्य के सेनापति शिशुनाग ने, अब देखिए, जब सत्ता पर से राजा हट गया, नाग दशक अंतिम राजा था, जब हट गया तो एक काशी का कौन था? राज्यपाल था, जिसे अमात्य बोला जाता है, काशी के अमात्य। और राज्य के जो सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में सत्तासीन यानी सत्ता गद्दी पर इसके हाथों में आ गया। साम्राज्य का ताकत शिशुनाग के हाथों में सत्तासीन होकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। अब देखिए, जो राजधानी कहाँ बनाएगा शिशुनाग? अपना राजधानी कहाँ बनाएगा? वो अपना राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर, मतलब अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपना राजधानी बनाएगा। कहाँ बनाएगा? वैशाली। नहीं समझ में आया? ठीक है। जो शिशुनाग है अपनी राजधानी कहाँ बनाएगा? तो पाटलिपुत्र के जगह वह कहाँ बनाएगा? पाटलिपुत्र में तो पहले राजधानी था ही, राजगिरी ही था, तो राजगिरी न बनाकर कहाँ बनाएगा? पाटलिपुत्र तो राजधानी था ही, उदयन बनाया था, मगर वह क्या किया? पाटलिपुत्र को राजधानी न रहकर वह किसे राजधानी बनाया?
वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग किससे राजधानी बनाता है? वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी की बात हो रही है। कुछ और छोटे छोटे राज्य अवंती, वत्स्य, कौशल। ठीक, तो देखिए अवंती, वत्स्य, कौशल मगध साम्राज्य में विलय कर लिया। कौन कर लिया? तो शिशुनाग ने। क्वेश्चन आता है कि शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में किन किन राज्यों को मिलाया? अपने अंदर जीत कर, अपने अंदर मतलब विलय कर लिया, मिला लिया। तो अवंती, वत्स्य, कौशल का साम्राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। कौन मिलाया? शिशुनाग वंश। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए जो शिशुनाग है ना, शिशुनाग का पुत्र एक होगा। शिशुनाग का एक पुत्र है जिसका नाम है कालाशोक। क्या नाम है? कालाशोक या काकवर्णिन। क्या नाम है? काकवर्णिन। शिशुनाग का एक लड़का था जिसको लोग कालाशोक भी कहते थे, या उसका और नाम था काकवर्णिन अथवा काकवर्ण। 3 नाम मिलेगा आपको, काकवर्ण, काकावर्णिन या कालाशोक। इन नामों से वह जाना जाता था। और शिशुनाग वंश में प्रतापी शासक हुआ, प्रतापी अत्यंत मजबूत राजा हुआ। कौन? कालाशोक। उसने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की अस्थाई राजधानी बना दिया। अब देखिए इसमें 2 राजधानी चेंज हुआ। इसका बाप जो है वैशाली को राजधानी बनाएगा मगध साम्राज्य का, जब शिशुनाग, और शिशुनाग का लड़का कालाशोक, काकवर्णिन या काकवर्ण, तीनों नाम है, कालाशोक, काकवर्ण या काकवर्णिन। यह प्रतापी राजा था, शक्तिशाली राजा था। तो यह किसको अस्थाई राजधानी बनाएगा? पाटलिपुत्र को अस्थाई राजधानी बनाएगा। कालाशोक जो राजा था अपने शासनकाल में वैशाली में, और देखिए यह बौद्ध धर्म के संरक्षक था। जो शिशुनाग था यह भी बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक, तो कालाशोक के शासनकाल में एक बौद्ध संगीति हुआ। उसका नाम था द्वितीय बौद्ध संगीति। क्या नाम था? कालाशोक जो राजा था मगध साम्राज्य का, उसी के राज्य में एक द्वितीय बौद्ध संगीति होता है। और कहाँ होता है? वैशाली में होता है। नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। कौन? नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। कौन? नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक या अंतिम राजा था। अब आपकी बात होगी नंद वंश की। कौन सी? नंद वंश की। नंद वंश, नंद वंश यह तीसरा। अगर इस तरह देखा जाए तो यह चौथा वंश हुआ मगध पे। मगध पे यह कौन सा वंश हुआ? चौथा हुआ। पहला कौन कौन था? तो पहला बृहदर्थ था, उसके बाद दूसरा हर्यक हुआ, तीसरा नाग हुआ, चौथा नंद हुआ। नंद, ये 4 वंश की स्थापना हुआ क्रम वाइज देखा जाए तो यह चौथा शासक था मगध साम्राज्य पर। और देखिए 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश के अंत के मतलब खत्म के पश्चात महापदनंद या महानंदी, महापदनंद या महापदनम या महानंदी ने नंद वंश की स्थापना जो चौथा नंबर के है की। और महापदनंद ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कलिंग को जीत लिया। यह भी महापदनंद बहुत शक्तिशाली राजा था। अपने वीरता का परिचय देते हुए कलिंग को जीत लिया, विजित कर लिया। और वहाँ से जीन की मूर्ति क्या चीज़ की मूर्ति? जीन की मूर्ति यानी महावीर, यानी ये महावीर जो थे जैन धर्म के, उठा लाया। पुराणों में उसे
छत्रांतक। पुराणों में किसे, नंदवंश के संस्थापक महापद नंद को सर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया। पुराणों में सर्व छत्रांतक। महाबोधिवंश में उग्रसेन, महाबोधिवंश किताब में उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा गया। महाबोधिवंश में उग्रसेन कहा गया किसे, महापदनंद को। उग्रसेन का मतलब भयानक सेना का स्वामी। महापदनंद ने अपने मंत्री कल्प, महापदनंद के मंत्री कौन था, कल्प की सहायता से, महापदनंद कल्प की सहायता से क्षत्रियों का दमन किया। महापदनंद ने एकराट की उपाधि धारण किया था। क्या चीज़ का, महापदनंद ने एकराट की उपाधि भी धारण कर ली। और महाबोधिवंश का मतलब सिंहल साहित्य के अनुसार महापदनंद के पश्चात 8 उत्तराधिकारियों ने मगध पर शासन किया और इसका अंतिम राजा घानानंद था। महापदनंद नंदवंश का संस्थापक का अंतिम राजा घानानंद था। घानानंद अंतिम शासक सिकंदर का समकालीन था। मतलब जिस समय सिकंदर आया था उस समय मगध पे कौन राजा था, महापदनंद था। घानानंद शासक था मगध साम्राज्य का। जिस समय मगध पर घानानंद का शासन था, सिकंदर, उस समय 326 ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र में सिकंदर ने क्या किया, आक्रमण किया था भारत के उत्तर पश्चिम। कविदंतियों में धनानंद द्वारा चाणक्य को अपमानित करने का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब जो चाणक्य है उसको घानानंद अपमानित किया था। यह बात एक कविदंतियों में लिखा हुआ है, उल्लेख किया गया है कि घानानंद ने ही चाणक्य को अपमानित किया था। और इस घटना से क्रोधित होकर कौन, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया। किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंदवंश को समाप्त कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना हो गई। अब मगध पे यह 5वां वंश है, तो मौर्य वंश की स्थापना हो गई। कुछ नंद वंश के शासक हुए, उनके बारे में जान लेंगे। उग्रसेन यानी महानंदी, महापदनंद, और लास्ट राजा घानानंद हुआ, तो इसके बारे में जानते हैं। ये सब भी राजा हुए, जैसे पांडुक दूसरा राजा हुआ, तीसरा पांडुगति, तीसरा भूतपाल, चौथा राष्ट्रपाल, पांचवा गोबी पषाणक, चौथा दशसिद्ध कैवर्त। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सब। अब मिलेगा हम लोग को मगध के उत्कर्ष के कारण क्या है। तो पहला कारण देखेंगे, पहला कारण क्या है, भौतिक कारक क्या है कि पाटलिपुत्र गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। भौतिक कारक क्या है, पाटलिपुत्र गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर अवस्थित है होने के कारण यह सामरिक रूप से सुरक्षित था, सामरिक रूप से। आर्थिक कारण देखेंगे किसका, मगध के उत्कर्ष के लिए आर्थिक कारण, नदियों की अवस्थिति से व्यापार और वाणिज्य के विकास होना तथा उपज क्षेत्र का उपस्थित होना आर्थिक कारण में था। राजनीतिक कारण में क्या था, साहसी एवं महत्वाकांक्षी
शासक की उपस्थिति जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद इत्यादि। सैन्य कारण, विशाल सेना, सेना में हाथियों का प्रयोग, यह भी सैन्य कारण था। सामाजिक रूढ़ी, क्या था? सामाजिक रूढ़ी विरोधी समाज था, रूढ़ी विरोधी समाज था। यह सब उस उत्कर्ष के कारण है। मगध के उत्कर्ष के ये सब कारण, भौतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक कारण।